So, hello again. My name is Vaibhav Sharma, intern at Lexis and Company for the month of June. And in part 1, we are discussing about separation of power and rule of law. We have discussed some points of separation of power, that how separation of power came into force, how the separation of power originates. Um, we have discussed some points related to Montesquieu's theory. मोंटेस्क्यू ने कैसे एक किताब लिखी था स्पिरिट ऑफ लॉ और इंट्रोड्यूस किया सेपरेशन ऑफ पावर को एज एन अल्टरनेटिव ऑफ द एब्सोल्यूट मोनार्की। हमने बात की थी कैसे यूएसए ने इस सिस्टम को अडॉप्ट किया। यूएसए में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी 3 बॉडीज़ बनाई गई। फिर इंडिया ने भी इस सिस्टम को अडॉप्ट किया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी बॉडी बनाई गई। चेक एंड बैलेंस का एक सिस्टम तैयार किया गया कि कि लेजिस्लेचर जो लॉ बनाएगा वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ है या नहीं, ये सब जुडिशरी चेक करेगी। जुडिशरी के पास ये पावर भी दिया कि अगर ऐसा कुछ लगे जुडिशरी को कि ये जो लॉ बनाया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ है, तो वो इसे इनवैलिड भी ठहरा सकती है। ये कुछ पावर दी गई जुडिशरी को। रिव्यू का पावर दिया गया। तो हम अब बात करेंगे इससे रिलेटेड एक केस के बारे में, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नरेन के बारे में। एक बहुत फेमस केस है ये। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर ब्रॉड सेंस में यूज़ किया जाता है, ब्रॉड सेंस में एग्जीक्यूट होता है। रिजिड या फिर स्ट्रिक्टनेस के सेंस में ये अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हो पाया है पूरी तरीके से। इसका मतलब ये है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसमें स्ट्रिक्टनेस नहीं है। अगर हम बात करें इंडिया के टर्म्स में, ये कोर्ट ने बताया इस केस के अंदर। डेविएशन आया इसके अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम लें कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट है तो प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, जैसा हम जानते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट है, इम्पीचमेंट मतलब एक प्रक्रिया होती है प्रेसिडेंट को पद से निरस्त करने की, हटाने की। तो वो प्रक्रिया जो है वो एग्जीक्यूटिव नहीं बल्कि लेजिस्लेचर करता है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज़ डन बाय लेजिस्लेचर। अगर हम बात करें फॉर एग्ज़ाम्पल हम लें तो लेजिस्लेचर कोई भी लॉ बनाता है और उसे रिव्यू करने का जो एक दिया गया है हक, वो जुडिशरी को दिया गया है, ना कि लेजिस्लेचर को। तो ये हो गई कुछ बातें सेपरेशन ऑफ पावर की कि ये रिजिड और स्ट्रिक्ट फॉर्म में इंडिया में प्रेजेंट नहीं है, ये एक ब्रॉड सेंस के अंदर इंडिया में मौजूद है। इसका एक और एग्जांपल हम ऐसे भी ले सकते हैं कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, ही इज़ कंसिडर्ड एज एन एग्जीक्यूटिव एंड एज एन लेजिस्लेचर बोथ। जबकि अगर हम यूएसए की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर के पास में सिर्फ एक ही बॉडी होती है, वो लेजिस्लेचर है। तो अब हम बात करेंगे रूल ऑफ लॉ की। हमने बात की सेपरेशन ऑफ पावर की। तो यूके ने हम ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पार्ट इस वजह से है क्योंकि यूके ने ये देखा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है हम इसे लॉ कंसिडर नहीं कर सकते बिकॉज़ ये सेपरेशन ऑफ पावर और रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करता, जो कि दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं लॉ के, जिसे फॉलो करना चाहिए। तो हम अगर रूल ऑफ लॉ की बात करें तो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट एवी डाइसी लेके आए थे। एवी डाइसी जूरिस्प्रूडेंस के एक महान जूरिस्ट कह सकते हैं। हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ के अंदर इनका बहुत योगदान रहा है। तो हम बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की। रूल ऑफ लॉ का बेसिक मतलब ये होता है कि दैट नो मैन इज़ अबव द लॉ। लॉ सर्वप्रिय है, सर्वप्रथम सबसे ऊपर लॉ है, उससे नीचे ही है जो है। तो सेपरेशन ऑफ पावर की तरह भी यहाँ भी 3 पॉइंट्स रखे गए जिसे प्रिंसिपल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ कहा जाता है, जिसमें से पहला है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ।
सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का मतलब लॉ इज़ द सुप्रीम पावर, सब लॉ के नीचे है, चाहे वो एक क्लर्क हुआ छोटा सा या प्रेसिडेंट हुआ कंट्री का, चाहे वो एक छोटा सा चाय की दुकान वाला हुआ या फिर कोई बड़ा उद्योगपति हुआ, सब लॉ के अंडर में आएंगे। एक जो लॉ है वो अगर सब पे एक समान फॉलो होगा, कोई भी ऊंच नीच भेदभाव नहीं किया जाएगा लॉ के अंदर उसे एग्जीक्यूट करने में। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल था। सेकंड प्रिंसिपल की अगर बात करें तो सेकंड प्रिंसिपल है इक्वलिटी बिफोर द लॉ। ये भी सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की का ही एक सब सेक्शन आप कह सकते हो, जिसमें भी ये बताया गया है कि लॉ सबसे ऊपर है, उससे नीचे कुछ उससे नीचे हैं जो भी जुडिशरी, जो भी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव जो भी आएंगे सब नीचे है। लॉ सबसे सुप्रीम चीज़ है। जैसा कि इंडिया में हम देखे गए हैं कि इंडिया में ये फॉलो किया गया है, लेकिन कई कंट्रीज़ हम देखें, अगर कोरिया की हम बात करें, किम जोंग उन ने जो कह दिया वो कह दिया, वो पत्थर की लकीर हो गई, एक डिक्टेटरशिप जिसे हम कह सकते हैं, जो कि हिटलर ने भी अपने टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे करी थी। तो ये आता है रूल बाय लॉ के टर्म्स में, लेकिन रूल ऑफ लॉ इसका कतई उल्टा होता है। इन दो टर्म्स में कई बार कन्फ्यूजन होता है। जो थर्ड पॉइंट इसमें दिया गया वो ये था कि गवर्नमेंट फॉलो करेगी कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रिक्टली, कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध वो नहीं जा सकती। फंडामेंटल राइट्स हो, चाहे से कोई कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फंडामेंटल हो, उसके ऊपर नहीं जा सकती। इसका एक केस लो भी आया था, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का, जहां जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट किया था कि इंडियन गवर्नमेंट can amend the Indian Constitution, but it cannot amend the basic structure of the Indian Constitution। और प्रिएम्बल को भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा माना गया था उस केस में। डिस्क्रिशनरी पावर दी गई रूल ऑफ लॉ के अंदर। डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब वन हैव द राइट टू टेक द डिसीजन वेदर टू गो विथ इट और टू नॉट गो विथ इट। ऑप्शन होता है इसमें चूज़ करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें नॉन बेलेबल या नॉन कोग्निजेंस क्राइम की, कोग्निजेबल क्राइम की, तो उसके अंदर कोर्ट के ऊपर पूरा डिस्क्रिशनरी पावर होता है कि वेदर वो अरेस्टेड पर्सन को बेल दे या ना दे। तो ये डिस्क्रिशनरी पावर के टर्म्स में आता है। एक एग्ज़ाम्पल भी है रूल ऑफ लॉ का, बहुत फेमस इंडिया के अंदर, ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला के नाम से। इस केस में इमरजेंसी के टाइम पे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोगों को डिटेंशन किया था, इम्प्रिजनमेंट किया था, अरेस्ट किया था मैनेजमेंट और सिक्योरिटी एक्ट के तहत। तो ऐसे केस में जो अरेस्टेड पर्सन था उन्हें ग्राउंड्स नहीं बताए गए थे उनके अरेस्ट के, कि उन्हें क्यों अरेस्ट किया गया। जैसा कि हम जानते हैं अरेस्टेड पर्सन के भी कुछ राइट्स होते हैं, इस पर हम एक वीडियो बना चुके हैं। तो ये वॉयलेट करता है आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, ये कहा गया। तो ये केस बाद में सुप्रीम कोर्ट गया, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरजेंसी के टाइम पे आर्टिकल 21 निरस्त हो जाता है, और रूल ऑफ लॉ कहीं लिखा नहीं गया कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं सेपरेटली, तो वो भी हम आर्टिकल 21 को ही रूल ऑफ लॉ मानते हैं, इसलिए वो भी निरस्त हो जाता है। इस केस को सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत बड़ी भूल भी मानी गई, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने भी ये माना। तो ये थी आज की हमारी बात सेपरेशन ऑफ पावर और रूल ऑफ लॉ के बारे में। थैंक यू सो मच।